ऐसी ही हमारी भी एक कहानी है जिसे दोहराने का समय फिर आ गया है। हमारी कौन सी बाबा? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्पेशली आप सभी व्यूअर्स के लिए एक ऐसी हिंदी मूवी का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू लाई हूँ जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड मूवी है, जो कि एक हॉरर मूवी है जो लोक कथा पर आधारित है। मूवी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू के साथ मैं आपको इस मूवी के कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि एक हॉरर मूवी के हिसाब से बहुत अच्छी रेटिंग है। एंड रॉटेन टोमेटोज पे 84% फ्रेश। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राही अनिल बर्रे और इसके लीड में है सोहम शाह, जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर भी है। इस मूवी की बजट थी अराउंड 5 करोड़ एंड इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 15 करोड़ की। तुम्बाड़ ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। एंड ये मूवी ऑलरेडी एक कल्ट फॉलोइंग बना चुका है अपने हॉरर मूवी लवर्स के बीच, लाइक मी। एंड ये आज तक की वन ऑफ द बेस्ट हिंदी हॉरर मूवी है। सो आफ्टर ऑल दिस इंट्रो, लेट्स डाइव इनटू द एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हमें मूवी में गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी पूर्ति के देवी के बारे में बताया जाता है, जो कि अनहीन सोना और अनाज की प्रतीक है और ये पृथ्वी उनकी कोख है। देवी ने 33 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया और जिनमें से उनका सबसे प्रिय था उनका पहला पुत्र हस्तर। हस्तर देवी का सारा सोना और अनाज हथियाना चाहता था, तो उसने सोने को तो मनमानी से अपने पास रख लिया, पर जब वो अनाज की तरफ बढ़ा तो दूसरे देवी देवताओं ने उस पर प्रहार कर दिया। उनके हर वार से वो तिनकों में बिखरने लगा और इससे पहले कि वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता, देवी ने अपने कोख में छुपाकर उसे बचा लिया, पर एक शर्त पर कि उसे देव की तरह कभी पूजा नहीं जाएगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। और कई युगों तक हस्तर देवी के कोख में ही सोता रहा, लेकिन कई सालों बाद महाराष्ट्र के तुम्बाड़ गांव के पूर्वजों ने हस्तर के मंदिर की स्थापना की, जिसके बाद से ही बाकी देवी देवता तुम्बाड़ वासियों से गुस्सा हो गए और अपनी कहर बारिश के रूप में तुम्बाड़ पर बरसाने लगे। और तब से तुम्बाड़ के कुछ लालच से भरे लोग इस हस्तर के श्राप को एक वरदान की तरह अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सीन के बाद मूवी आगे की स्टोरी में शुरू होती है, बट उससे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि ये मूवी टोटल 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इसकी टाइमलाइन 1918, 1933 और 1947 में सेट है। तो पहले टाइमलाइन में 1918 में हम देख पाते हैं एक औरत को जो वहाँ के एक बूढ़े जमींदार जिसका नाम सरकार था उनकी मिस्ट्रेस होती है। वो औरत सरकार के बारे में काम किया करती और साथ ही ज़मींदार को प्लेजर्स भी देती, इस उम्मीद में ताकि उसे भी सरकार के पुरखों के खजाने का हिस्सा मिले। और जब वो अपने काम के बदले सोने की मुद्रा मांगती है तो सरकार उसे मना कर देता है, ये कहकर कि सोने की मुद्रा कोई मजाक नहीं है, कमाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती, विनायक और सदाशिव, और ये दोनों लड़के सरकार के ही बेटे थे। उनके साथ ही उस घर में सरकार की दादी भी रहती, जिसको एक कमरे में चेन से बांधकर रखा जाता और जिसकी देखभाल विनायक की माँ 12 सालों से कर रही थी। फिर उसी रात विनायक अपनी माँ पे गुस्सा करता है कि क्यों वो लोग सरकार की दादी को संभाल रहे हैं, जबकि उनके काम के बदले उन्हें एक सोने की मुद्रा तक नहीं मिलती। तो विनायक की माँ उसे डांटकर समझाती है कि सोने की मुद्रा कोई मजाक नहीं, उसे कमाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सरकार की मौत हो जाती है, जिसके बाद ही विनायक की माँ और दोनों लड़के तुम्बाड़ छोड़ पुणे जाने का सोचते हैं, जिस पर विनायक कहता है कि सरकार नहीं रहा तो अब वारा और वारे का खजाना तो उनका हुआ। तो विनायक की माँ उसे बताती है कि सरकार पूरी जिंदगी उस खजाने को ढूंढता रहा लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी खोज में उसने अपने पुरखों की कमाई भी खर्च कर दी, तो अब उस वारे में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन विनायक कहता है कि सरकार की दादी को ज़रूर पता होगा खजाने के बारे में। लेकिन विनायक की माँ डिसाइड करती है कि वो लोग अगले ही दिन पुणे के लिए निकलेंगे। और ठीक उसी दिन सदाशिव एक पेड़ की टहनी से गिर जाता है और उससे सिर पर चोट लग जाती है। उसके बाद विनायक की माँ उसे वैद्य के पास ले जाती है और विनायक को ही दादी को खाना देने के लिए बोलती है, और अगर दादी उठी तो विनायक उन्हें सो जा वरना हस्तर आ जाएगा बोलने के लिए कहती है। सदाशिव को वैद्य के पास ले जाने से पहले ही रास्ते में वो दम तोड़ देता है, जिसके बाद विनायक की माँ वापस वारी में जाती है। उधर घर पर विनायक दादी से खजाने के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो दादी उसे कहती है कि अगर वो उसे खाना देगा तो वो उसे खजाने के बारे में बता देगी। तो विनायक
विनायक जल्दी से दादी के लिए खाना लाने जाता है और अब तक वो भूल चुका था कि दादी को सुलाने के लिए उसे बोलना क्या था। विनायक याद करने की कोशिश करता है पर तब तक दादी अपने कमरे से निकलकर अपनी जंजीर विनायक के पैरों में बांध देती है और उसे खींचकर अपने कमरे में ले जाती है कि आज वो विनायक को ही खाएगी। और इस सीन में हम पहली बार विनायक की दादी को देख पाते हैं जो मॉन्स्ट्रस रूप में थी और आम दादियों से तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, जैसे कि वो कई 100 सालों से जीती हुई आई हो। मतलब एकदम ही भयानक सा रूप है। लेकिन उसे कुछ होने से पहले ही विनायक सो जा दादी वरना हंसता आ जाएगा चिल्लाता है और तभी दादी वहीं सो जाती है। फिर उसी दिन विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकलते हैं। जाते हुए विनायक वापस जाने की बात कहता है ताकि वो दादी को टॉर्चर कर उनसे खजाने का राज जान सके। पर इस पर विनायक की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और एक सोने की मुद्रा जो वो वारे से लाई थी विनायक को देकर चुप बैठने को कहती है। पर विनायक फिर भी नहीं सुनता तो विनायक की माँ उससे वादा लेती है कि वो तुम्बाड़ कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि विनायक की माँ को पता था कि उसका बेटा लालची है और खजाने की खोज में वो एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएगा। एनीवेज विनायक अपनी माँ को वादा देता है और यहीं ये मूवी का पहला चैप्टर ख़त्म होता है। मूवी का सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के 15 साल बाद से शुरू होता है, यानी 1933 से। अब विनायक बड़ा हो चुका था और सिंस उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी तो वो वापस तुम्बाड़ आता है और अपने पुराने घर दादी के पास जाता है। अब तक उसका घर खंडहर बन चुका था और इन्हीं सब के बीच विनायक देखता है एक धड़कते दिल को जो दादी का था। दादी के अंदर से एक बड़ा सा पेड़ निकला हुआ था और जिसे देखकर विनायक हंसता है कि इतने सालों बाद भी दादी जिंदा थी और उससे बात कर रही थी। विनायक दादी से खजाने के बारे में पूछता है तो दादी तो सबसे पहले उसे समझाती है, लेकिन उन्हें भी पता था कि विनायक भी उन्हीं का ही खून है, तो अगर वो ना भी पता है तब भी विनायक खजाना ढूंढ ही लेगा। और ये लालच ही था जिसकी वजह से वो दादी के पास वापस गया। खजाने के बारे में बताने के बदले दादी विनायक को उसे जलाकर हस्तर के श्राप से मुक्त करने के लिए कहती है। और फाइनली कई महीनों के मेहनत के बाद विनायक को देवी के कोख का दरवाज़ा मिल जाता है और वो दादी को भी जलाकर हस्तर के श्राप से मुक्त कर देता है। जब वो घर वापस लौटता है तो उसके बढ़े हुए दाढ़ी और बालों की वजह से लोग उसे पहचान नहीं पाते, इवन नॉट हिज डॉग। विनायक देखता है कि उसकी बीवी ने घर चलाने के लिए आटा पीसने का काम शुरू किया है। नेक्स्ट सीन में विनायक क्लीन होकर अपने मुनीम राघव से मिलने जाता है। उधर मुनीम बताता है कि उस पर अभी भी 38 रुपये की उधारी है, तो विनायक उसे एक सोने की मुद्रा देता है और उसी से अपनी उधारी चुकता करने की बात कहता है। पहले तो मुनीम सवाल करता है कि कहीं वो मुद्रा कहीं से चुरा कर तो नहीं लाया, तो विनायक उससे कहता है कि ये पुश्तैनी है, सोना है, और वो एक ही मुद्राओं से अपनी सारी उधारी माफ़ करवा लेता है और साथ ही और भी 2 सोने की मुद्राओं के बदले पैसे ले लेता है। ऐसे ही करके विनायक राव के दिन पहले से सुधरने लगे। हम देखते हैं कि विनायक बार बार तुम्बाड़ जाता और सोने की मुद्राएं लाता, कभी 3, कभी 5 और कभी कभी 10 से भी ज़्यादा। ऐसे ही वो अमीर होने लगता है और अपने अंदर की लस्ट और एडिक्शंस को सेटिस्फाई करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मुनीम को एक ब्रिटिश ऑफिसर मिलता है जो उससे कहता है कि 1 महीने में उसका ट्रांसफ़र होने वाला है, तो वो जल्द से जल्द पैसे देकर अपना ओपियम यानी अफीम बनाने का परमिट ले ले, नहीं तो नया ऑफिसर उसकी कोई मदद नहीं करेगा और ये उसका लास्ट चांस है। मुनीम विनायक से उसके बिजनेस में पार्टनर्स बनने की और साथ ही उसके अकाउंट्स देखने की बात कहता है। विनायक उसे तुरंत मना कर देता है। परमिट खरीदने के लिए पैसों की कमी होने की वजह से मुनीम डिसाइड करता है कि वो तुम्बाड़ जाएगा और विनायक के पुश्तैनी खजाने से कुछ अपने लिए चुरा कर लाएगा, और इसीलिए वो एक विधवा औरत को 803 रुपये में खरीद कर लाता है ताकि वो विनायक को 2 दिन के लिए पुणे में ही रोक कर रखे। लेकिन उसी रात वो औरत 100 रुपये के बदले विनायक को ये बता देती है कि उसे मुनीम ने 50 रुपये में खरीद कर लाया है, उसे शहर में ही रोके रखने के लिए। ये जानने के बाद विनायक तुरंत तुम्बाड़ वापस जाता है। तुम्बाड़ जाकर विनायक मुनीम पर नजर रखता है जो वहां वारे में खजाने की तलाश कर रहा था। विनायक अचानक से मुनीम के सामने आता है और ऐसे दिखाता है कि उसे मुनीम के वहां मौजूद होने का कोई आइडिया ही नहीं है। जानबूझकर अनजान बनते हुए कि मुनीम उस पर नजर रख रहा है, विनायक रस्सी से एक टिफिन बॉक्स के साथ वारे के कुएं के अंदर जाता है और कुछ घंटों बाद कुछ सोने की मुद्राओं के साथ वापस आता है। विनायक के वहां से जाने के बाद मुनीम खुद
कुएं के अंदर जाता है और उससे वहाँ एक दरवाज़ा मिलता है जिसे खोलकर वो और भी अंदर जाता है। नीचे पहुंचने पर मुनीम देखता है कि वो जगह पूरी की पूरी लाल है, साथ ही उसके ऊपर सलाइवा यानी थूक जैसी कोई चिपचिपी चीज़ लग गई है। उस जगह की दीवारें अपने आप ही हिल रही थी, जैसे कि वो सांस ले रही हो और वो जगह जीवित हो। मुनीम को वहाँ एक टिफ़िन बॉक्स मिलता है जो विनायक उधर रख कर गया था। पहले तो मुनीम उस टिफ़िन बॉक्स को घिसने लगता है, ये सोचकर कि वो चिराग है जिससे कोई जिन निकलेगा और उससे ढेर सारा पैसा देगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो टिफ़िन को खोलता है और उसमें एक आटे से बनी हुई गुड़िया रखी हुई थी, और जैसे ही मुनीम उस गुड़िया को अपने हाथ में लेता है तो एक अनजान साया आकर उसे पकड़कर ले जाता है। उसके बाद विनायक वापस नीचे जाता है तो देखता है कि मुनीम को भी हस्तर छू कर श्रापित कर चुका था। मुनीम अभी अधमरे लाश की तरह वहाँ के दीवारों से चिपक गया था। विनायक को अपने दोस्त मुनीम की ये हालत देखकर बुरा लगता है, तो वो बोलता है कि राघव सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। और जैसे ही मुनीम नींद में चला जाता है, विनायक तैयार होता है खजाना चुराने के लिए। अब मैं आप सबको डिटेल में बताती हूँ कि आखिरकार इन सीन्स में हो क्या रहा है और विनायक हस्तर का खजाना लेता कैसे था। सबसे पहले तो ये पूरी जगह देवी की कोख थी और इस कोख में हस्तर रहता था। विनायक पहले आटे से एक घेरा बनाता है और खुद उस घेरे के अंदर रहता है और फिर अपने साथ लाए हुए टिफिन से एक आटे की गुड़िया निकालता है, और जैसे ही विनायक गुड़िया को अपने हाथ में लेता है वहाँ हस्तर आ जाता है और हम पहली बार मूवी में हस्तर को देखते हैं। हस्तर आटे की गुड़िया को लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर आटे के घेरे की वजह से विनायक के पास नहीं जा पाता। तो वो विनायक से रिक्वेस्ट करता है और गुस्सा भी करता है ताकि उसे वो गुड़िया खाने के लिए दे दे, पर विनायक उसे चिढ़ाते हुए हस्तर को गुड़िया नहीं देता। हस्तर गुस्से में मुनीम पर हमला करता है तो विनायक आटे की गुड़िया आटे के सर्कल से बाहर फेंक देता है। हस्तर तुरंत उस गुड़िया को खाने लगता है और इसी का फायदा उठा के विनायक हस्तर के कमर पर रखी हुई पोटी खोल देता है, जिससे पोटी से ढेर सारे सोने की मुद्राएं नीचे गिरती है। हस्तर तुरंत उस गुड़िया को खाने लगता है। इसका फायदा उठा विनायक जल्दी से कुछ सोने की मुद्राएं उठाकर वहां से भागने लगता है, पर अपने दोस्त मुनीम की ये हालत देखकर विनायक को दुख भी होता है, तो इसीलिए वो अपने साथ लाए लैम्प से मुनीम के बॉडी को जलाकर हस्तर के श्राप से मुक्त कर देता है। उधर हस्तर जैसे ही आटे की गुड़िया खत्म करके विनायक की तरफ आने लगता है तो विनायक जल्दी से रस्सी से वापस ऊपर चढ़ जाता है और दरवाज़ा बंद कर लॉक कर देता है। और यहीं इस मूवी का दूसरा चैप्टर ख़त्म होता है और तीसरा चैप्टर शुरू होता है 14 साल बाद, यानी कि साल 1987, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। विनायक राव के पास अब काफ़ी पैसा आ चुका था और वो अब भी पैसे अपने अय्याशियों में उड़ाता, नशा करना, कोठे पे जाना वगैरह वगैरह। एक बेटे के साथ विनायक की 2 जुड़वा बेटियां भी थी। विनायक की अब काफ़ी उम्र हो चुकी थी, तो उसमें अब पहले की तरह फुर्ती नहीं रही कि रस्सी से जल्दी से नीचे जाकर हस्तर के पास से सोना लेकर आए। तो विनायक अपने बेटे को सोना लाने के लिए ट्रेन करता है, जो कि एक पैर से अपाहिज था। उस वजह से पांडुरंग के रस्सी चढ़ने की स्पीड भी स्लो थी, यानी वो अब भी तुम्बाड़ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। अब तो विनायक की मिस्ट्रेस भी कंप्लेन करती है कि जब भी वो उसके पास आता है तो उसकी पॉकेट खाली ही रहती है। इन्हीं सब बातों की वजह से विनायक डिसाइड करता है कि वो पांडुरंग को अपने साथ तुम्बाड़ ले जाएगा, ताकि उसे पता चले और देखे कि सोने की मुद्राएं हस्तर से लेनी कैसे है। ये जानकर पांडुरंग खुश हो जाता है और विनायक की बीवी उससे तुम्बाड़ जाने के लिए तैयार करती है। तो नेक्स्ट डे विनायक और पांडुरंग तुम्बाड़ के लिए अपनी गाड़ी में निकलते हैं। वारे में पहुंचने के बाद विनायक पांडुरंग को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और साथ ही उसे आटे में कुछ कंकर भी मिलाने के लिए कहता है। हस्तर आटे के साथ कंकर वगैरह भी चबा जाता है, जिससे उनको नीचे और थोड़ा ज़्यादा समय मिल सके। विनायक आटे की गुड़िया को साइड में फेंक देता है, ये कहकर कि आज वो लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही वहाँ आए हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं। नीचे देवी के कोख में पहुंचकर विनायक पांडुरंग को आटे से घेरा बनाना सिखाते और सारी ज़रूरी बातें बताता है, जिससे वो हस्तर से बचकर निकल सके। जब पांडुरंग पूछता है कि हस्तर कब आएगा, तो विनायक कहता है कि जब आटे की गुड़िया साथ में लाएंगे तब हस्तर आएगा। एंड तभी पांडुरंग आटे की गुड़िया निकालता है जो वो छुपाकर अंदर ले आया था। खाना देखकर हस्तर उनके ऊपर कूद पड़ता है और गिरे हुए आटे की गुड़िया को खाने लगता है।
विनायक जैसे तैसे भी पांडुरंग को बचाता है और रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले पांडुरंग हस्तर की पोटली खोलकर कुछ सोने की मुद्राएं उठा लेता है। ऊपर आने के बाद विनायक पांडुरंग को उसकी गलती की वजह से बहुत मारता है, लेकिन साथ में इनाम के तौर पर उसे एक सोने की मुद्रा भी देता है। जब दोनों घर वापस पहुंचते हैं तो पांडुरंग से उसकी माँ पूछती है कि क्या देखा उसने तुम्बार में, तो पांडुरंग उसे जवाब देता है कि ये उसके और उसके बाबा के बीच की बात है, वो बस अपने घर के काम में ही ध्यान दे। ये सुनकर उसकी माँ उससे एक थप्पड़ लगाती है। विनायक को अपने एक दोस्त से पता चलता है कि तुम्बार में उसका वारा इंडियन गवर्नमेंट को जा चुका है एंड अब विनायक उसे क्लेम नहीं कर सकता। ये जानने के बाद विनायक काफ़ी चिंतित होता है और पांडुरंग से ये बात बताता है और उसे अपने सारे जमा करके रखे हुए सोना और पैसे दिखाता है और फिर अपने माँ के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पांडुरंग विनायक की मिस्ट्रेस के पास जाता है और कहता है कि जैसे विनायक उसके पास जाता है वैसे ही वो बड़ा होकर उसी के पास आएगा और फिलहाल के लिए उसे तोहफे में वो सोने की मुद्रा दे देता है। रात को जब विनायक अपने मिस्ट्रेस के पास जाता है तो वो उससे पांडुरंग के बारे में बता देती है कि उसने उसको सोने की मुद्रा दी। ये जानने के बाद विनायक पांडुरंग की काफ़ी पिटाई करता है। मार खाते हुए पांडुरंग विनायक को बताता है कि वो गलत तरीके से सोना ला रहे हैं हस्तर से, उसके बदले उन्हें हस्तर की पूरी पोटली ही चुरानी चाहिए जिससे उनके पास अंतहीन सोना होगा। लेकिन जब विनायक पांडुरंग की इस बात पर डाउट करता है तो पांडुरंग उसे आइडिया देता है कि वो लोग बहुत सारे आटे की गुड़िया बनाकर ले जाएंगे और हस्तर जैसे ही एक खाकर खत्म करेगा वैसे ही वो दूसरा फेंकेंगे। इससे उन्हें पोटली चुराने में काफी समय मिल जाएगा। विनायक भी पांडुरंग की इस आइडिया पर हामी भरता है और पांडुरंग की बढ़ती हुई जवानी को देखकर विनायक उसे भी अपने साथ कोठे पे ले जाता है। तुम्बार जाने की तैयारी में विनायक अपने बीवी से ढेर सारा आटा पिसवाता है और दोनों विनायक और पांडुरंग तुम्बार जाते हैं। तुम्बार पहुंचने के बाद विनायक और पांडुरंग ढेर सारे आटे की गुड़िया बनाते हैं और उन्हें लेकर कुएं के अंदर जाते हैं और इस बार ज़्यादा सावधानी के लिए वो दोनों देवी के कोक के दरवाजे के चारों तरफ भी एक आटे का घेरा बनाते हैं। नीचे पहुंचने के बाद विनायक जैसे ही अपने हाथों में 2 गुड़ियाएं लेता है तो हस्तर भी एक से बढ़कर 2 हो जाते हैं और जितने भी गुड़ियाएं वो अपने बैग से निकालते हैं उतने सारे हस्तर वहां पर आ जाते हैं, यानी जितने आटे की गुड़िया है उतने ही हस्तर है। इसी बीच पांडुरंग 2 आटे की गुड़ियाएं घेरे से बाहर फेंकता है तो सारे के सारे हस्तर आपस में लड़ने लगते हैं उन्हें खाने के लिए। उनमें से एक हस्तर जब घेरे के अंदर गिरता है तो वो तुरंत आटे में तब्दील हो जाता है। वहां से निकलने का कोई रास्ता ना देखकर विनायक और पांडुरंग अंदर ही इंतजार करने लगते हैं। विनायक को अब एक ही रास्ता दिखता है वहां से बाहर निकलने का। विनायक सारे बचे हुए आटे की गुड़ियाओं को अपने शरीर पर रस्सी से बांध लेता है। पांडुरंग विनायक को रोते हुए ऐसा नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर विनायक को पता था कि इसके अलावा वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। विनायक जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर जाने लगता है तो सारे के सारे हस्तर उसके पीछे भागने लगते हैं। उन्होंने जो आटे का घेरा देवी के कोक के दरवाजे के बाहर बनाया था उसकी वजह से हस्तर कुएं से बाहर निकल ही नहीं पाते। पांडुरंग देवी के कोक से बाहर निकलकर देखता है कि वहां का पूरा रास्ता आटे से ढका हुआ है और जब वो कुएं से बाहर निकलता है तो वो देखता है विनायक को, जिसे हस्तर श्रापित कर चुका था और जिसकी हालत भी दादी और मुनीम जैसी हो चुकी थी। इन सब के बीच विनायक हस्तर की पोटली चुराने में कामयाब रहा, जो वो पांडुरंग को देता है ये कहकर कि ये ले, यही चाहिए था ना तुझे। पांडुरंग रोते हुए मना करता है और भारी मन से विनायक को जला देता है ताकि वो हस्तर के श्राप से मुक्त हो सके और साथ ही कहता है कि सो जा बाबा वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुनने के बाद विनायक हमेशा के लिए सो जाता है। फिर पांडुरंग भी वारे को छोड़कर चला जाता है और यही ये मूवी। तो बेसिकली इस मूवी में एक ब्राह्मण फैमिली की 3 पीढ़ियों को दिखाया गया है और तीनों जनरेशन्स में हम लोगों में लालच देखते हैं। जैसे सरकार हस्तर के खजाने के लिए लालची था
और इसी लालच में उसने अपने पुरखों की कमाई भी लुटा दी। विनायक की माँ को सोने की मुद्रा का लालच था, लेकिन उनकी आंखें तब खुली जब उन्होंने अपना बेटा खोया। फिर विनायक को चाहिए था हस्तर का सोना, और साथ ही वो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरतों से भी संबंध रखता और नशा वगैरह करता। उसमें लालच के साथ लस्ट भी था। इवन विनायक का मुनीम भी लालच में बारे में सोना चुराने के लिए गया। विनायक का बेटा पांडुरंग अपने पिता से भी ज़्यादा लालची था। उसे 11-12 साल के उम्र में ही लड़कियां चाहिए थी, और उसे सिर्फ हस्तर का सोना नहीं बल्कि पूरी की पूरी पोटली ही चाहिए थी। और उसकी आंखें तब खुली जब उसने देखा कि ज़्यादा लालच की वजह से उसके पिता की क्या हालत हो गई। तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रीड वॉज इन देयर ब्लड। अब इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इस मूवी को बनने में 6 साल का समय लगा एंड रिलीज हुआ 2018 में। मूवी की स्टोरी फेमस हॉरर नोवेलिस्ट स्टेफन किंग की एक शॉर्ट स्टोरी ग्रैमा से इंस्पायर्ड है। इस मूवी में हस्तर एक काल्पनिक कैरेक्टर है, इसका जिक्र हमारे इंडियन मिथोलॉजी में कहीं नहीं किया गया। दरअसल हस्तर इस मूवी में इंसानों की लालच और परिणाम को दर्शाता है। अब अपने ओपिनियन की बात करूँ तो बीइंग ए हॉरर फैनेटिक मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। इसकी डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग सब कुछ ऑन द पॉइंट था एंड ये डेफिनेटली देखने लायक है। आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ मेरा एक्सप्लेनेशन ही नहीं बल्कि इस मूवी को भी देखें और एक्सपीरियंस करें इस वर्क ऑफ आर्ट को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।